हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट्स की। प्राइस इलास्टिसिटी को किस तरीके से नापा जा सकता है। तो 5 मेथड हैं हमारे पास। पहला मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा परसेंटेज मेथड, तीसरा मेथड है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, चौथा मेथड है आर्क इलास्टिसिटी मेथड और पांचवा मेथड है रिवेन्यू मेथड। इस वीडियो में हम पहले मेथड की बात करेंगे, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड डॉक्टर मार्शल के द्वारा इवॉल्व किया गया था, जिसमें हम बताते हैं कि प्राइस में चेंज होने के कारण किस तरीके से एक्सपेंडिचर में चेंज होगा और उस एक्सपेंडिचर के चेंज को देखकर आप कैसे कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी कितनी होगी। आइए इसे टेबल के थ्रू समझते हैं। यहाँ टेबल में आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में पहले कॉलम में 3 सिचुएशंस दिखाई गई हैं, दूसरे कॉलम में प्राइस, तीसरे में क्वांटिटी परचेज, चौथे में एक्सपेंडिचर, पांचवें में किस तरीके से एक्सपेंडिचर पर अफेक्ट पड़ रहा है और लास्ट कॉलम में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिया है। जब हम ए सिचुएशन की बात करते हैं तो पहले प्राइस हमारा 2 रुपीज़ था, क्वांटिटी परचेज्ड 4 रुपीज़ थी, टोटल एक्सपेंडिचर P इंटू क्यू यानी 2 इंटू 4 कर आया, दैट इज़ 8 रुपीज़। जब हमारा प्राइस 2 से चेंज होकर 4 रुपीज़ हो जाता है तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारी क्वांटिटी परचेज 2 हो गई, लेकिन एक्सपेंडिचर 4 इंटू 2 8 ही रहा। उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर हमारा जो प्राइस था पहले जो 2 रुपीज़ था वो 1 रुपीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया, तो क्वांटिटी 4 से 8 हो गई, बढ़ गई। एक्सपेंडिचर 1 इंटू 8 दैट इज़ 8 ही रहा। यानी कि प्राइस चाहे आपका 2 to 4 हुआ, प्राइस चाहे आपका 2 से डिक्रीज़ होकर 1 हो गया, तो प्राइस इंक्रीज़ हुआ या प्राइस डिक्रीज़ हुआ। एक्सपेंडिचर कैसा रहा? एक्सपेंडिचर आपका सेम रहा। ऐसे केस में आपकी इलास्टिसिटी होगी 1। दूसरे केस की बात करते हैं बी सिचुएशन की। यहाँ पर प्राइस इनिशियल वही 2 रुपीज़ और क्वांटिटी परचेज्ड 4, तो एक्सपेंडिचर 8 यूनिट्स का। उसके बाद आपका प्राइस बढ़कर हो गया 4 रुपीज़, क्वांटिटी परचेज्ड हो गई 1 और एक्सपेंडिचर आपका घट गया 8 to 4 इंटू 1 करके 4 आया था। तो दूसरा क्या हुआ, जब प्राइस 2 to 1 हो गया तो आपकी क्वांटिटी परचेज्ड 4 to कितनी हो गई 10, तो 1 इंटू 10 एक्सपेंडिचर कितना हुआ 10। यानी पहले जब 2 रुपये प्राइस था एक्सपेंडिचर था 8 रुपये, और जब 1 रुपये प्राइस हो गया तो एक्सपेंडिचर हो गया 10 रुपये। यानी कि प्राइस जब कम हुआ तो आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया, और जब प्राइस आपका बढ़ा था तो एक्सपेंडिचर कम हुआ था। यानी प्राइस बढ़ने पर एक्सपेंडिचर कम हो रहा है और प्राइस कम होने पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। यानी प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। ऐसे में आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। लास्ट सी सिचुएशन की जब आप बात कर रहे हैं, पहले प्राइस 2 रुपीज़ था, ऐसे में क्वांटिटी परचेज 3 थी, तो एक्सपेंडिचर कितना था 6 रुपीज़, 2 इंटू 3 करके आया था। जब प्राइस 2 से बढ़कर 4 हो गया तो आपकी क्वांटिटी 3 से हो गई 2, ऐसे में एक्सपेंडिचर 6 से बढ़कर हो गया 8, और जब प्राइस 2 से घटकर 1 रुपी हो गया तो क्वांटिटी परचेज 3 to हो गई 4, ऐसे में एक्सपेंडिचर 1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4। तो प्राइस जब 2 से 4 रुपये हुआ है बढ़कर, वहाँ आप देख सकते हैं आपका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है 6 से 8, और जब प्राइस 2 से 1 रुपये हुआ है घटकर तो आपका एक्सपेंडिचर 6 से 4 यानी कि डिक्रीज़ हो गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस जब इंक्रीज़ हो रहा है एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो रहा है, प्राइस जब डिक्रीज़ हो रहा है एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो रहा है। तो कैसा रिलेशन है प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच? सेम रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, यानी सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। ऐसे में इलास्टिसिटी कितनी है? लेस देन 1। इसी चीज़ को हम देखते हैं कि ऐसा किस तरीके से हो रहा है कि इस प्राइस और एक्सपेंडिचर के रिलेशन के कारण जो हम इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कैसा होगा, ये देखते हैं हम डायग्राम की हेल्प से भी। तो यहाँ हम डायग्राम में आ जाते हैं। पहला डायग्राम लिया है जो वहाँ पर क्वांटिटी ली है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस। शुरू में हमारा प्राइस था OP और क्वांटिटी थी OQ। यदि मुझे एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है तो मैं अभी टेबल में कैसे कर रही थी, OP इंटू OQ, यानी कि OQ, O से लेकर Q, R और P, ये मेरा पूरा रेक्टेंगल वाला एरिया क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर। फिर प्राइस OP से घटकर क्या हो गया? OP 1। तो ऐसे में मेरा जो एक्सपेंडिचर है क्वांटिटी बढ़ गई, Q से कितनी हो गई? Q1। जाहिर सी बात है जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे में मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया? OP1 इंटू OQ1, यानी ये वाला पूरा रेक्टेंगल का एरिया।
अब पहले इस रेक्टेंगल के एरिया का एक्सपेंडिचर था मेरा, अब ये वाला एक्सपेंडिचर हो गया। तो पहले वाले एक्सपेंडिचर से ये एक्सपेंडिचर मेरा माइनस हो गया प्राइस चेंज के कारण, और ये वाले रेक्टेंगल में जब प्राइस चेंज के कारण ये क्वांटिटी ऐड हुई तो ये वाला एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ गया है। तो एक्सपेंडिचर जो कम हुआ है वो कम था और जो बढ़ा है वो ज़्यादा था। ऐसे में आप देख सकते हैं जो नेट अफेक्ट आएगा प्राइस चेंज के कारण एक्सपेंडिचर पर, वो कैसा होगा कि प्राइस कम होने के कारण एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। यानी कि प्राइस और एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। जब प्राइस कम हो रहा है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ऐसे में इलास्टिसिटी हमने अभी अभी देखी थी कैसी थी, ग्रेटर देन 1। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जितना फ्लैटर कर्व होता है उतनी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। लेकिन यहाँ हमने प्राइस में चेंज होने के कारण किस तरीके से एक्सपेंडिचर में चेंज हुआ उसके कारण इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट डायग्राम, यहाँ फिर वही क्वांटिटी और प्राइस। पहले प्राइस ओपी था, फिर प्राइस ओपी 1 हो गया। तो पहले ओपी इंटू ओ क्यू, पहले ओ क्यू आर पी, ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा एक्सपेंडिचर था। उसके बाद ओ क्यू 1, क्योंकि क्वांटिटी क्यू से बढ़कर क्यू 1 हो गई, प्राइस डिमिनिश हो गया था ओपी से पी 1, तो ओ क्यू 1 टी पी 1, यानी ये वाला रेक्टेंगल हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। तो एक्सपेंडिचर पहले ये था, बाद में ये वाला रेक्टेंगल का एरिया हो गया। तो इसमें हमें नुकसान कितना हुआ प्राइस डिमिनिश होने के कारण, इतने एक्सपेंडिचर का। और बाद में जब ये हुआ तो हमारे पास यहाँ तक था, फिर एडिशन कितना हुआ यहाँ तक, यानी ये वाला एरिया। तो एक्सपेंडिचर में एडिशन कम है और एक्सपेंडिचर में जो सब्ट्रैक्शन हुआ वो ज़्यादा है। तो नेट हम कह सकते हैं कि जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ हुआ हमारा एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ज़्यादा था, एडिशन कम था। ऐसे केस में जब प्राइस और इलास्टिसिटी आपके सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी कैसी होती है आपकी, अभी अभी आपने टेबल में देखा था कि सेम डायरेक्शन में यदि प्राइस और इलास्टिसिटी मूव करेंगे तो इलास्टिसिटी होगी लेस देन 1। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर कर्व स्टीपर बनेगा तो इलास्टिसिटी कैसी होगी, लेस देन 1। अब नेक्स्ट केस की तरफ जब आप मूव करते हैं तो यहाँ फिर वही क्वांटिटी और प्राइस लिया है। ओपी पर जब प्राइस था, ओक्यू क्वांटिटी थी, एक्सपेंडिचर था हमारा ओक्यू आर पी, यानी ये वाले रेक्टेंगल का एरिया। फिर जब हमारा प्राइस पी से घटकर पी 1 हो गया, हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हो गया ओ क्यू 1 टी पी 1, यानी ये वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो अब पहले जब ये वाला रेक्टेंगल था और अब ये वाला रेक्टेंगल हो गया, तो पहले वाले रेक्टेंगल से हमने कितना लूज़ किया, ये वाला एरिया, यानी हमारे एक्सपेंडिचर का लॉस जो हुआ वो था आपका ये शेडेड एरिया। उसके बाद जब प्राइस कम हो गया, OP1 हो गया, तो ये रेक्टेंगल का एरिया हमारा एक्सपेंडिचर बन गया, यानी पहले यहाँ तक थे अब यहाँ तक आ गए, तो एक्सपेंडिचर में एडिशन जो हुआ वो ये वाला शेडेड एरिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका एक्सपेंडिचर में एडिशन हुआ है उतना ही आपका एक्सपेंडिचर में कहीं ना कहीं आपको सब्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो प्राइस डिमिनिश होने पर भी एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक्सपेंडिचर सेम रहा, और जब प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो ऐसे में इलास्टिसिटी कितनी होती है, यूनिटरी, दैट इज़ इक्वल टू 1। अब ये जो हमने प्राइस और एक्सपेंडिचर के रिलेशन पढ़े कि किस तरीके से प्राइस में चेंज होने के कारण एक्सपेंडिचर में चेंज होगा और उससे हमें इलास्टिसिटी पता चलेगी, उसी को हम इस एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। इधर टोटल एक्सपेंडिचर मेज़र किया, इधर प्राइस को मेज़र किया वाई एक्सिस पर। ये ओरिजिन है आपका, तो हमने एक इस तरीके का डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम में एस से सी पॉइंट पर हम देखते हैं कि पहले हमारा प्राइस कितना था, ओपी। तो एक्सपेंडिचर में यदि ओपी पर मेज़र करना चाहूँ तो डी से मैं नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, और उसके बाद मेरा जो प्राइस है वो बढ़कर मान लीजिए ओपी के बाद कोई भी कुछ भी हो जाता है, तो उस पर मैं यदि एक्सपेंडिचर देखूंगी तो नीचे की तरफ फिर लाइन ड्रॉ करूंगी, यानी एक्सपेंडिचर यहाँ से प्राइस यहाँ बढ़ा तो एक्सपेंडिचर यहाँ बढ़ जाएगा, यानी कि प्राइस बढ़ने पर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। सिमिलर विथ OM प्राइस, यदि मेरा प्राइस OM तक बढ़ता है तो मेरा एक्सपेंडिचर यहाँ बढ़ जाएगा। सी से मैं नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करूँगी, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ एस से सी के बीच में यदि मेरा प्राइस इंक्रीज होगा कहीं भी
तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मेरा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है। यानी कि प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ऐसे में इलास्टिसिटी कैसी होती है? लेस देन 1। सी पॉइंट से बी पॉइंट के बीच जब आप कोई भी प्राइस लेते हैं, ओ एम से ऊपर सपोज यहाँ पॉइंट लिया, तो आपका एक्सपेंडिचर सी से नीचे की तरफ लाइन आएगी, और जब ओ एम प्राइस था तो भी एक्सपेंडिचर पर सी से नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर रहे थे। और आपका एक्सपेंडिचर यदि आपका प्राइस यदि बढ़कर ओ एन हो जाता है, और तो आप एक्सपेंडिचर देखने के लिए तो भी आप सी की तरफ ही नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी ये जो पोर्शन है बी और सी, इसके बीच आपका प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए, आपका एक्सपेंडिचर कैसा रहेगा? सेम। ऐसे में इलास्टिसिटी कैसी होगी? ग्रेटर देन 1। उसके बाद हम टीबी एरिया की बात करेंगे। टीबी एरिया में हम देख सकते हैं कि जब हमारा ओ एन प्राइस था तो हम बी से नीचे की तरफ यानी सी से नीचे की तरफ, आप बी और सी सेम एक्सपेंडिचर को दिखा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इनसे नीचे की तरफ हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यदि हमारा प्राइस बढ़ता है, देखिए ओ एन से अब हमारा प्राइस कितना हो गया? ओ आर। तो जब हमारा प्राइस ओ आर हो गया है तो आप एक्सपेंडिचर के लिए लाइन ए से ड्रॉ करेंगे, तो नीचे की तरफ आएगी। यानी कि पहले ओ एन पर एक्सपेंडिचर इतना था, अब ओ आर पर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। यानी कि प्राइस बढ़ने के कारण एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। तो टीबी एरिया में आप कह सकते हैं कि प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच में कैसा रिलेशन है? कहीं ना कहीं नेगेटिव रिलेशन है। तो नेगेटिव रिलेशन जब प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच होता है, तब हमने देखा था कि हमारी इलास्टिसिटी कैसी होती है? ग्रेटर देन 1। थैंक यू।